दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मई। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले एक बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे बिजली के बारे में। जी हां, बिहार में सुधार के बजाय दिनों दिन बिजली की आपूर्ति में गिरावट आ रही है। या यूँ कहा जा सकता है कि बिजली 10 साल पुराने दौर पर लौट आई है, जहाँ आती कम है और जाती अधिक है। बिजली संकट का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि बिजली कटने के बाद कब तक आएगी, इसका पता तो ना तो विभाग के अधिकारी को है और ना ही कर्मियों को रहता है। सुबह शाम और रात में बिजली कटौती ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। सुबह जागो तो बिजली गायब और रात में सोए तो भी बत्ती गुल। स्थिति यह है कि लोगों को ना तो दिन में सुकून और ना ही रात में चैन की नींद सोने दे रही है। बिजली कटौती ने बिहार वासियों को रुला दिया है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठन भी बिजली संकट पर मौन धारण किए हुए हैं। बिजली संकट पर कोई आवाज ना उठाए, ये समस्या दिनों दिन और बढ़ती ही जा रही है। बिजली न आने से लोग काफी परेशान है। जब छोटे बच्चे भी गर्मी से बेहाल है। जब बत्ती गुल रहने के कारण भीषण गर्मी में मोमबत्ती की रोशनी में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों को चहलकदमी करके रात बितानी पड़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि स्कूली बच्चों को लाने और फिर ले जाने वाली स्कूली बस, ऑटो और वैन खटारा हुए हैं तो फिर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जब बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विभागीय आदेश का अनुपालन करने के लिए विभाग ने सभी डीटीओ को इसको लेकर के निर्देश दे दिया है। विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि पटना सहित पूरे बिहार में ये देखा जा रहा है कि स्कूली बच्चों को जर्जर गाड़ियों से लाया जा रहा है। जब बच्चों की सुरक्षा से ये खिलवाड़ है, इसीलिए संचालकों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सुरक्षित स्कूल वाहन परिचालन विनियम को लेकर के तैयार नियमावली पर अमल किया जाएगा। जल्द डीटीओ के माध्यम से अभियान शुरू किया जाएगा। विभाग ने सभी डीटीओ को कहा है कि जब सुबह में गाड़ियों में बच्चे रहेंगे तो फिर उस समय गाड़ियों की जांच नहीं होगी, लेकिन सुबह में अगर खाली स्कूल बस बच्चे लेने जाएगी तो उस समय उन गाड़ियों की जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल परिसर और बाहर लगी गाड़ियों की भी जाँच होगी। जिस स्कूल के बाहर गाड़ी हर दिन लगेगी उस गाड़ी के संबंध में स्कूल प्रशासन को रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उस स्कूल को पहली बार नोटिस दिया जाएगा तो फिर दूसरी बार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रशासन से विभाग के अधिकारी संपर्क करेंगे ताकि कोई स्कूल ये नहीं कह सके कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इसको लेकर के भाजपा और जेडीयू आमने सामने है। जेडीयू के नेता और नीतीश कैबिनेट में मंत्री विजेंद्र यादव तो दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग होने तक की बात कह चुके हैं। जेडीयू के जनता दरबार में कॉमन सिविल कोड को बिहार में लागू करने के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी की अपनी विचारधारा है और जेडीयू की अपनी। जब बिहार में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन है, उन्होंने आगे कहा है कि सरकार बनाने के लिए हम लोग राजनीतिक कारण से एक हैं। दरअसल समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लेकर देश में बहस जारी है। जहां इसे लेकर के भाजपा अपने शासन वाले राज्यों में जमीन तैयार करने में जुटी है। भाजपा ने कॉमन सिविल कोड को अपने 3 मुख्य एजेंडे में शामिल किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये मुद्दा शामिल था। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की पहल की तो फिर यूपी भी इसकी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की पहल की तो फिर यूपी में भी इसकी तैयारी चल रही है। जब बिहार में भी समान नागरिक संहिता को लेकर के सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेता इस मामले को लेकर के आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हर दिन खुल रहे प्राइवेट अस्पताल और रजिस्ट्रेशन के बगैर उनके संचालन को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट तलब की है जो रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा है कि ऐसे कितने अस्पतालों और फिर क्लिनिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है जो रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। इसका ब्यौरा भी पटना हाईकोर्ट ने तलब किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना के हार्डिंग रोड में स्थित हज भवन में जेडीयू के दावत इफ्तार की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा रही है। ये दूसरा मौका था जब इस तरीके के आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ दिखे, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों की भी मौजूदगी थी। मेजबान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को उनकी कार तक आकर के छोड़ा। हज भवन परिसर में मौजूद एक रोजेदार से मुलाकात की। इफ्तार के बाद रोजे की नमाज अदा की गई।
मुख्यमंत्री सहित सभी रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में अमन, चैन और भाईचारे के माहौल के कायम रहने की दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हज भवन पहुंचने के कुछ देर बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव वहां पहुंचे। विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने उनकी अगवानी की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मुख्यमंत्री के आने के पहले ही आ गए थे, जहां मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को रुमाली गमछा देकर के उनका स्वागत किया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 4 शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। केंद्र की सहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार ने भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव केंद्र के पास रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इन चारों शहरों में रिंग रोड बनने से काफ़ी हद तक जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में गाड़ियों के दबाव और जाम की स्थिति को देखते हुए रिंग रोड का निर्माण किया गया है। इससे आम लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है। बिहार में रिंग रोड के निर्माण को लेकर के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके नई दिल्ली के अकबर रोड में स्थित आवास पर मुलाकात की। नितिन नवीन बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव लेकर के नितिन गडकरी के पास गए थे, जब नितिन गडकरी ने उनके प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दे दी है। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना के अलावा बिहार की कई महत्वपूर्ण शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण आम नागरिकों को आए दिन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स हटाए जाने का काम जारी है। इसी बीच अब बिहार की राजधानी पटना में भी ये काम शुरू हो गया है, जब पटना सिटी में स्थित ऐतिहासिक तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में लगे लाउड स्पीकर को हटाने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में गुरुद्वारे के जत्थेदार रंजीत सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया है कि ऊपर वाले सबके सुनते हैं, वे दिल की बात समझते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर से ही बात बोली जाए और धर्म का प्रचार किया जाए। धर्म वही है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक गुरुद्वारा कैंपस में ही लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि सभी धार्मिक स्थल या फिर बड़ी इमारत में लाउड स्पीकर का संचालन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हो। साथ ही साथ जांच अधिकारियों द्वारा बराबर इसकी जांच की जानी चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं। आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू किया जा रहा है, जहाँ बिहार में भी इसको लेकर के सियासत गर्म है, जहाँ कुछ धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सराहनीय पहल की गई है, जब प्रबंधन की ओर से गुरुद्वारे के गुंबद पर लगे बड़े लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस सप्ताह भीषण गर्मी और लू से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, जहां मौसम के मिजाज में बदलाव के आसार है। 4 से 5 मई के बीच कुछ शहरों में बूंदाबांदी होने के आसार है। साथ ही इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जहाँ कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार में भी कमोबेश इसी तरीके का मौसम रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र बांका की मौसम वैज्ञानिक जुबली साहू ने कहा है कि आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री तक रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान में बदलाव दिखेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है। साथ ही 4 से 5 मई के बीच बूंदाबांदी हो सकती है, इससे तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार तेज होगी, करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। आर्द्रता ज्यादा होने की वजह से सुबह मौसम में थोड़ा बदलाव दिखेगा। एक ओर भीषण गर्मी और वहीं दूसरी ओर ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। बिहार के गांव से लेकर के शहरों में लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं, बिजली कट से लोग परेशान हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों से बिहार के सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल, सभी जगहों पर बच्चों की किताबें खरीदने के लिए बाजार पर निर्भर खत्म कर दी गई थी। जहां सरकारी स्कूलों के बच्चे के लिए सभी स्कूल में पुस्तक मेला लगा करके किताबें उपलब्ध कराई जाती थी, वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी विद्यालय में बाजार से 3 गुना अधिक कीमत पर किताबें बेची जाती है। लेकिन इस बार बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें खरीदने के लिए बाजार के किताब दुकानों पर जाना पड़ेगा। इस वर्ष शिक्षा विभाग की ओर से संकुलवार पुस्तक मेले का आयोजन नहीं होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री पिछले कुछ ही समय में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती नजर आई है। इस सिनेमा के चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। इस इंडस्ट्री में मौजूद एक्टर्स के लाखों करोड़ों फैन है। जहाँ सोशल मीडिया पर भी इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। जहाँ इनमें से सबसे पॉपुलर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। जहाँ दोनों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। जहाँ दोनों में से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। दोनों के गाने और फिल्मों पर जनता बेहद प्यार लौटाती है। जब फिल्मों में भी इनका काम शानदार और बेहतरीन नजर आता है। जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आए दिन अपने म्यूजिक वीडियो के कारण सुर्खियों में रहते हैं। जब भोजपुरी सिनेमा जगत में इन दोनों हस्तियों ने खूब नाम और पैसा कमाया है। अभी हम आपको पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों के नेट वर्थ के बारे में बताने वाले हैं। जब दोनों ही एक से बढ़कर एक रईस है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह सुपरस्टार है। जब 11 साल की उम्र में उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखते हुए पहला गाना गाया था। पवन सिंह ने साल 1997 में अपनी पहली एल्बम बनाई थी जिसका नाम ओढ़निया वाली था। इसके बाद पवन सिंह ने कई सालों तक संघर्ष किया। पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा शहर में हुआ था। Filmic.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह आज करीब करीब $5 मिलियन यानी कि 30 से 37 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक है। जब पवन सिंह एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही वे हर गाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए फीस लेते हैं। इसके अलावा पवन सिंह के पास मुंबई लोखंडवाला में एक 4 BHK का फ्लैट है। जब बिहार के आरा जिले में भी एक आलीशान घर है। पवन सिंह को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है। उनके पास 78 लाख की मर्सिडीज, 25 लाख की फॉर्च्यूनर और 14 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो है। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भी रईसी में कम नहीं है। Filmic.in की रिपोर्ट के मुताबिक खेसारी लाल यादव 12 से 15 करोड़ रुपए की नेट वर्थ रखते हैं। खेसारी एक फिल्म के लिए करीब 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक गाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं। खेसारी लाल यादव के पास पटना में एक आलीशान घर है। इसके अलावा मुंबई में भी इनका एक फ्लैट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। खेसारी लाल यादव को भी महंगी गाड़ियों का खूब शौक है। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 30 लाख वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर है। इसके अलावा उनके पास BMW और लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद है। दोस्तों एक दिल दहला देने वाली वारदात पटना के गर्दनीबाग थाना के तहत पुलिस कॉलोनी के A ब्लॉक से आई है। यह कल दोपहर 12:30 बजे के करीब हुई वारदात IPS नसीम अहमद के घर के बाहर हुई है। पटना में बेटी पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद युवक के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। यह वारदात पटना के पॉश इलाके पुलिस कॉलोनी A ब्लॉक में दोपहर की है। यह युवक ने पहले बेटी के सिर पर पिस्तौल रखकर के गोली मार दी, फिर पत्नी को इसी तरीके से शूट किया। यह अंत में खुद की कनपट्टी पर गोली मार दी। यह मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। रोड पर खून से लथपथ तीनों की एक साथ लाश पर नजर पड़ी। फिर इलाके के लोगों ने ही गर्दनीबाग थाने की पुलिस को जानकारी दी। इस सूचना के बाद पटना पुलिस के अधिकारियों के बीच हरकत मच गया, क्योंकि जिस इलाके में घटना हुई है घटनास्थल पर थाने के पुलिस के साथ ही पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो जांच करने पहुंचे थे। यह जांच के लिए FSL टीम भी आई थी। इलाके के लोगों की माने तो राजीव लोडेड पिस्टल लेकर के पहले से ही घात लगाया था। दरअसल उसकी बेटी सारा, साली प्रियंका और सास 3 दिन पहले बेगूसराय में एक शादी में शामिल होने के लिए गई थी। राजीव को इन सभी के आने की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए जिस गली में सारा की नानी किराए के मकान में रह रही थी उसी के कॉर्नर पर राजीव इन सभी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये लोग आई वैसे ही उन्हें गोली मार दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी आई है। जब विशेष करके राज्यों के उन किसानों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से प्रदेश में बागान विकसित करके चाय का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है, जिसके तहत बिहार सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बिहार में उगाई जाने वाली चाय को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कवायद शुरू कर दी है। जिसके तहत बिहार सरकार बिहार में उगाई जाने वाली चाय की ब्रांडिंग करेगी। इसकी जानकारी खुद बिहार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दी है। अगर बिहार सरकार का ये प्रयास सफल हो जाता है तो फिर देश विदेश की बहुसंख्यक आबादी की प्याली में बिहार की चाय होगी और बिहार के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जब बिहार में उगाई जाने वाली चाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने भारतीय चाय बोर्ड को एक पत्र भेजा है, जिसमें मंत्रालय ने भारतीय चाय बोर्ड से बिहार का प्रतिनिधित्व बोर्ड में सुनिश्चित करने की मांग की है। जब बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह के मुताबिक चाय के उत्पादन, प्रसंस्करण और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए भारतीय चाय बोर्ड में बिहार को छोड़कर
होकर के अन्य सभी चाय पैदा करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि है। ऐसे में हमने भी राज्य का प्रतिनिधित्व बोर्ड में शामिल करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अप्रैल का महीना खत्म हो गया है और मई का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में यदि आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो फिर बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी ना हो। आरबीआई की तरफ से मई 2022 की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। जब मई के शुरुआत में 4 दिन लगातार बैंकों की छुट्टी रहेगी। जब बैंकों की छुट्टियां राज्यों और फिर स्थानीय त्यौहार के अनुसार अलग अलग दिन होती है। बैंक की छुट्टियां आरबीआई की तरफ से 4 आधार पर की जाती है। छुट्टियों की लिस्ट देश भर में सेलिब्रेशन होने वाले त्यौहार और राज्यों के हिसाब से होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश और शनिवार रविवार की भी छुट्टियां कैलेंडर में होती है। मई महीने में अलग अलग जोन में कुल 31 दिनों में से 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन मोड में बैंक का कामकाज जारी रहेगा। छुट्टियों को लेकर के बैंक पहले ही ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि संबंधित महीने में पहले से ही छुट्टियों का ध्यान रखें। ग्राहकों को उन दिनों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिस पर आपके शहर या फिर राज्य में बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के किसी भी कार्यक्रम में बैनर पोस्टर में सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही तस्वीर लगेगी। पार्टी के किसी भी अन्य नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। इसको लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बिहार के सर्वमान्य नेता है। इसीलिए पार्टी के सभी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि जब भी कोई जदयू का कार्यक्रम हो तो फिर उस दौरान बैनर पोस्टर में मुख्यमंत्री का ही फोटो लगाएं। ऐसा नहीं करने पर इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा और वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा है कि अनुशासन तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज पुलिस ने एक नॉन बैंकिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया है। यह मामला किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के रुई धासा मोहल्ले की है। यहां पर एक दिना कैपिटल फाइनेंस नामक कंपनी में किशनगंज की पुलिस ने छापेमारी की है और साथ ही कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब मधेपुरा के एक पीड़ित युवक के द्वारा थाने में कंपनी के खिलाफ अवैध तरीके से संचालन की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। पीड़ित युवक ने शिकायत की थी कि कंपनी के द्वारा लोगों को लोन दिलाने के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही है। युवक के द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाकर के छापेमारी के लिए कंपनी के कार्यालय पहुंची। वहां पर कंपनी के मैनेजर से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। बिहार की 144 नगर निकायों में, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सभी शामिल है, उसके चुनाव को लेकर के अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह सभी नगर निकायों में वार्डों के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और अब मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट बनाने का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ 11 मई तक बिहार विधानसभा चुनाव की अहर्ता तिथि यानी कि 2022 की 1 जनवरी के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित वोटर लिस्ट को वार्ड के मुताबिक बंटवारा होगा, यानी कि हर वार्ड के लिए जो चुनाव होंगे उस वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स को उसी वार्ड का मतदाता घोषित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इसको लेकर के गृह विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के कुछ आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है तथा कुछ अफसरों को दूसरे जिले तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कई विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बदला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष चल रहा है। जहाँ इसके समापन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ समापन समारोह की तैयारी चल रही है। आज इसकी समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा है कि इसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी से भी आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के दौरान संग्रहालय और गेस्ट हाउस का भी शिलान्यास किया जाएगा। 15 से 20 मई तक स्मृति स्तंभ का निर्माण पूरा हो जाएगा, जहां इसके लिए निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। जहां उन्होंने कहा है कि 15 से 20 मई तक सभी काम पूरे हो जाएंगे। समापन समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी से आग्रह किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष पिछले साल अक्टूबर माह में शुरू हुआ था, जहां इसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए थे। जहां उसी दौरान बताया गया था कि इसके समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। पिछले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण दिया था।
दोस्तों बात करते हैं कि थाने में महिलाओं से मसाज कराने वाले दारोगा जी निलंबित हो गए हैं। जब बिहार के सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने दरहार के दारोगा शशि भूषण सिन्हा का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। इस मामले में एसपी लिपि सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आलोक में पुआनी शशि भूषण सिन्हा ओपी अध्यक्ष दरहार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं पुलिस केंद्र हाजिर करते हुए विभागीय कार्रवाई चालू करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई है। इस वीडियो में दारोगा शशि भूषण ओपी स्थित अपने आवासीय पर कमरे में दो महिलाओं से तेल की मालिश करवाते दिख रहे हैं, साथ ही फोन पर किसी को पैरवी करके महिला को भेजने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तरह तरह के कमेंट होने लगे हैं और संबंधित दारोगा पर कार्रवाई के साथ ही पुलिस पर तरह तरह के कमेंट लोग कर रहे थे। इसके बाद जिले की एसपी लिपि सिंह ने डीएसपी को जाँच करके रिपोर्ट देने को कहा था और रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई जगहों से अगलगी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। जहां कई जगहों पर लोगों के घर और फसल के साथ मवेशी भी जल गए हैं, जिसके बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, जिसमें पक्के घर, कच्चे घर सहित खेतों में हुए फसल नुकसान, मवेशियों की मौत से हुए नुकसान के साथ घर के सामान से हुए नुकसान के लिए मदद की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आगलगी में जले कच्चे या फिर पक्के घर की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 95,100 और 1,19,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। इसमें 95,000 मैदानी क्षेत्र के लिए तथा 1 लाख की सहायता राशि पहाड़ी क्षेत्र के लिए तय किया गया है। इसी तरीके से उन पक्के मकानों के लिए जहां क्षति 15% से कम हुई है उन्हें 5,200 रुपये तथा कच्चे मकानों के लिए ये राशि 3,200 रुपये होगी। वहीं क्षतिग्रस्त झोपड़ी की मुआवजे के रूप में 4,100 तथा पशु शेड के नुकसान का मुआवजा 2,100 रुपये दिया जाएगा। अगलगी में फसल या फिर खलिहान में हुए नुकसान के लिए भी मुआवजा की राशि तय की गई है। इसमें पहले यह तय किया जाएगा कि कितने क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान हुआ है। अगर फसल का नुकसान 33% से अधिक है तो फिर कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ पीड़ित परिवार वालों को दिया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा। इसमें रोपने वाले फसल या फिर वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल के लिए 800 से लेकर के 13,500 रुपये तक प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरीके से शाश्वत फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 18,000 तथा उन किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है वे कृषि सब्सिडी के तहत तीनों प्रकार के सहायता की राशि पाने का पात्र होंगे। दोस्तों कल का दिन बिहार के लिए हादसों का दिन साबित हुआ है। अलग अलग घटनाओं में कुल 10 लोगों की जान चली गई है। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, तो वहीं सिवान में भी अलग अलग इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हाजीपुर में 1, भागलपुर में 2 और सीतामढ़ी में 1 शख्स की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में सड़क हादसे में हुई 3 लोगों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। जब गोपालगंज में अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के बतना कुट्टी स्थित बतना बाजार के पास की है। तीनों युवक तिलक समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें रौंद डाला। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि शादी के दिन को जिंदगी का सबसे अहम दिनों में गिना जाता है। यह दिन आपको पूरी जिंदगी इसीलिए याद रहता है क्योंकि इस दिन 2 जिंदगियां हमेशा के लिए एक हो जाती है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि 2 जिंदगियों के एक होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब वीडियो देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में एक दुल्हन ने इस वजह से शादी तोड़ दी क्योंकि दूल्हा पढ़ा लिखा नहीं। दुल्हन ने जयमाला सेरेमनी शुरू होने से कुछ देर पहले यह फैसला लेकर के सबको हैरत में डाल दिया। जब वीडियो में देखा जा सकता है कि जयमाला सेरेमनी शुरू होने से पहले ही दुल्हन का पारा हाई हो जाता है और फिर वह दूल्हा पर भड़क जाती है। इसके बाद वह अपने गले से जयमाला निकाल लेती है और स्टेज पर फेंक देती है। इसके बाद दुल्हन घोषणा करते हैं कि वे ये शादी नहीं कर सकती है और इसीलिए वे शादी को तोड़ रही है। जब लड़की की हरकत को देख करके उसके पिता उसे डांटते तो फिर दुल्हन कहती है कि वह दूल्हे से शादी नहीं करेगी क्योंकि वह अनपढ़ है और वह बीएड कर रही है। यानी कि लड़की बीएड कर रही है और लड़का दूल्हा अनपढ़ है। वीडियो में दुल्हन आगे कहती है कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं, मैं बीएड कर रही हूं। वह पूरी तरीके से अनपढ़ है, क्या मैं इसके साथ खुश रह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आप आगे इस वीडियो को देखिए।
दोस्तों बात करते हैं कि लाउड स्पीकर पर उठा विवाद अब बिहार भी पहुंच गया है। जब बीजेपी नेताओं ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह बिहार में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। भाजपा नेताओं की मांग पर एतराज जताते हुए जेडीयू ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में ये कतई संभव नहीं है। इस तरह लाउड स्पीकर पर अब बिहार में भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी की मांग का विरोध किया है, जब वही भाजपा ने इसे समय की मांग बताया है। आपको बता दूं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, जब भाजपा ने बिहार में भी इसी तरह का कदम उठाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाउड स्पीकर हटाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है, जब देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी मांग सामने आने लगी है। बीजेपी का मानना है कि लाउड स्पीकर बजाने से लोगों को परेशानी होती है। दूसरी तरफ जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है। जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार में यह संभव नहीं है, जब धार्मिक मामलों में जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, जब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की क्या व्यवस्था है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में जो पुरानी पद्धति है उसका पालन किया जाना चाहिए। बिहार की मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने का पिछले कई दिनों से विरोध किया जा रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाना न्याय संगत कार्य है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री जनक राम ने कहा है कि जो कानून संगत का काम होगा उसे किया जाएगा। यूपी का असर बिहार में भी पड़ेगा और बिहार में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, ये कहना है बीजेपी के मंत्री का। लाउड स्पीकर हटाने पर आपत्ति जताते हुए बिहार में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर न हटाने की बात कही है। जेडीयू ने भले ही उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने पर आपत्ति जताते हुए बिहार में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर न हटाने की बात कही है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर पूरे देश की मस्जिदों से हटाया जाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि लाउड स्पीकर से लोगों को काफी परेशानी होती है। बीजेपी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर ने कहा है कि मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी होती है। शांति की सबको जरूरत है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एक पहल की है, इसमें लोग और धार्मिक गुरु सब सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश में पेट्रोलियम पदार्थ की खपत का 20% एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि पेट्रोल पर सरकार का कम बोझ पड़े। ऐसे में देश भर में कई एथेनॉल फैक्ट्रियां खोली जा रही है। इसी के तहत पूर्णिया में बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाले एथेनॉल फैक्ट्री के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली गई है। 30 अप्रैल यानी कि कल शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस एथेनॉल फैक्ट्री के खुलने से मक्का के हब के नाम से विख्यात पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को काफी लाभ होगा। आपको बता दूं कि यह एथेनॉल फैक्ट्री पूर्णिया से 15 किलोमीटर दूर परोड़ा के पास खुली है। इस फैक्ट्री के मालिक और पूर्व IAS अमिताभ वर्मा और डायरेक्टर विशेष वर्मा ने कहा है कि इस फैक्ट्री में हर दिन 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके अलावा यहाँ फिश, केटल और मुर्गी दाना बनेगा। इस फैक्ट्री में हर दिन 2.5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए चीफ मैनेजर इंदीप भाटिया ने कहा है कि एथेनॉल निर्माण में मक्का और टूटे हुए चावल का उपयोग होगा। इस फैक्ट्री में हर दिन 160 टन मक्का और चावल की खपत होगी। इससे सीमांचल के किसानों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यहां बनाए गए इथेनॉल को सरकार की तेल कंपनियां IOCL, भारत पेट्रोलियम समेत अन्य तेल कंपनियां खरीदेगी। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा शहर में इन दिनों बीटेक चाय वाले अनुराग रंजन की खूब चर्चा है। जब लोग बड़े चाव से इनकी दुकान पर चाय पीने पहुंचते हैं। कभी साइकिल से फेरी लगा करके सामान बेचने वाले धीरू भाई अंबानी का परिवार आज दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में शुमार है। जब बचपन में ट्रेनों में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री है। ऐसे ही लोगों से प्रेरित होकर के अनुराग ने अपने 28,000 रुपये प्रतिमाह की नौकरी छोड़ दी और इसी साल मार्च महीने में शहर के इंस्टीट्यूशनल एरिया भटियारी सराय में चाय का स्टॉल खोल लिया। अनुराग की दुकान पर 17 तरह की चाय उपलब्ध है, जिसकी कीमत 7 रुपये से लेकर के 55 रुपये तक है। अनुराग की चाय स्टॉल पर बड़ी संख्या में कोचिंग के छात्र छात्राएं पहुंचते हैं। यह इंटर से लेकर के PG, PhD और MBA से लेकर के BTech, MTech के छात्र यहां आकर के चाय पीते हैं। अनुराग की एक और बड़ी खासियत है कि यहाँ चाय पीते पीते छात्र छात्रों को मुफ्त में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सिलेबस के सवालों को हल करने की टिप्स मिलती है।
साथ ही उन्हें अलग अलग तरह के स्वरोजगार करने के गुण भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा असफल से कुंठित छात्र छात्राओं का अनुराग मोटिवेशन भी देते हैं। उनकी दुकान पर हर दिन कोई ना कोई मोटिवेशन स्लोगन लगा रहता है। अनुराग की दुकान पर चाय पीने आए स्थानीय डॉक्टर ललित ने बताया है कि वे पहली बार यहाँ चाय पीने आए हैं, जहाँ उन्हें स्वाद बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाय को प्रमोट करते हैं। पढ़े लिखे होकर के चाय बेचने में कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज का दौर जॉब ढूंढने वालों का नहीं है, बल्कि जॉब देने वालों का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब बिहार के नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हेमदापुर के मुसहरी टोला में स्थित एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत 26,46,000 रुपये बताई जा रही है। जब पुलिस ने घर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी अभी खत्म भी नहीं हुई है और एक नई बीमारी ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल कई देशों में बच्चों में एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी ने 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की जान ले ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बताया है कि बीमारी का सही कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन विशेषज्ञ संक्रमण की पूरी रेंज में से एक एडेनोवायरस का अध्ययन कर रहे हैं, जो सामान्य सर्दी समेत कई बीमारियों का कारण बनता है। ये बीमारी बच्चों के लीवर को निशाना बनाती है और कई मामलों में बच्चों को लीवर ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल यूनाइटेड किंगडम, उत्तर आयरलैंड, स्पेन, इजराइल, USA, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, रोमानिया और बेल्जियम में इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एडेनोवायरस क्या है, तो अभी बीमारी के कारणों को पता नहीं चला है, लेकिन विशेषज्ञ एडेनोवायरस संक्रमण समेत अन्य संभावित वायरस की जांच कर रहे हैं। एडेनोवायरस से 74 बच्चे संक्रमित थे। WHO ने एक बयान में कहा कि यह संभव है कि गंभीर हेपेटाइटिस एक मौजूदा एडेनोवायरस संक्रमण का परिणाम है। US CDC के अनुसार एडेनोवायरस आम वायरस है जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं। WHO के अनुसार 50 से ज़्यादा तरह के एडेनोवायरस जानकारी में है जो मनुष्य में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। जब वे आमतौर पर सांस से जुड़े लक्षण पैदा करते हैं, लेकिन इनसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस और ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर के राजनीति तेज हो गई है, जहां अब बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बिहार के मंत्री जनक राम ने कहा है कि धर्म कानून से बड़ा नहीं होता है। यूपी में यह कानून लागू हुआ है तो फिर इसका असर बिहार में जरूर पड़ेगा। वहीं जनक राम के इस बयान पर पलटवार करते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यूपी में कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए वहाँ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, लेकिन बिहार में अभी इस तरह की बात नहीं है। बिहार में जब ऐसा मामला सामने आएगा तब देखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है कि बिहार में सरकार बिहार से नहीं बल्कि नागपुर से चल रही है। मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर के राजनीति तेज हुई है। बिहार के मंत्री जनक राम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं टीका लगाऊं, टोपी और पगड़ी पहनूं, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी के लोग सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में सरकार नागपुर से चल रही है। JDU की दावत इफ्तार में तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने आए थे। इसे लेकर के हो रही चर्चाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको छोड़ने आए तो फिर इतनी चर्चा हो रही है। हम भी जब इफ्तार पार्टी में थे तब हमारे यहाँ भी कई गेस्ट आए थे, सभी को हमने उनकी गाड़ी तक छोड़ा। ये शिष्टाचार मुलाकात है, इसे दूसरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो फिर सभी धर्मों के लोगों की बात करते हैं। बेरोजगारी हर समाज में है, हर धर्म में है। हर धर्म के प्रति हम सम्मान करते हैं। हमारी शादी तो दूसरे धर्म में हुई है, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। पूछ लीजिए शाहनवाज हुसैन से कि वे क्या कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दूसरे बड़े शहर भागलपुर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक खुशी की खबर सामने आ रही है। यह भागलपुर और आसपास के लोगों को जल्द एयरपोर्ट का तोहफा मिलने वाला है। भागलपुर और आसपास के लोग इस सेवा के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार भागलपुर हवाई अड्डा जल्द से जल्द घरेलू हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। वर्तमान भागलपुर हवाई अड्डा काफी समय से केवल भूमि अधिग्रहण पर पड़ा था। इस पर लंबे समय से विमान सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब यहाँ से 30 सीटर विमान सेवा उड़ाने की तैयारी है। यह खबरों की माने तो राइप एयरलाइंस की टीम ने यहां से सेवा की शुरुआत करने की कवायद शुरू की है। भागलपुर पहुंच करके राइप एयरलाइंस की टीम ने जिला प्रशासन से इसको लेकर के मुलाकात भी की है।
दोस्तों बात करते हैं कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद को सुर्खियों में बनाए रखते हैं। कभी बयानों को लेकर तो कभी अपनी कार्यशैली के कारण उनकी चर्चा होती रहती है। पत्रकारों का स्टिंग करने के बाद अब तेज प्रताप यादव ने 9 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस को खुद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पत्रकारों को मैंने मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। तेज प्रताप यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवल किशोर झा ने यह नोटिस तैयार किया है। इस नोटिस में 9 लोगों का नाम है। इन 9 लोगों को अलग अलग चैनलों और वेबसाइट का पत्रकार बताया गया है। 2 दिन पहले पत्रकार का स्टिंग करने का दावा करते हुए तेज प्रताप यादव ने यूट्यूब पर वीडियो जारी किया था, जब पत्रकार पर खुद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के आवास पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।